आदाब, नमस्कार। मेरा नाम समी अहमद है और बिहार लोक संवाद .net की तरफ से आज हम एक खास मेहमान के साथ हैं। इनका नाम है प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद। ये पटना यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं। हालांकि वहाँ से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से अब भी है। हज भवन में जो कोचिंग चलती है बीपीएससी के लिए, उसमें भी वहाँ भी जाते हैं ये। इन्होंने किताबें भी लिखी है और एक और परिचय इनका ये है कि ये खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि अखबारों में भी बात आई है कि अब कोरोना का कुछ कहर जो है वह कम हो रहा है, तो प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू होंगी। आज हम इनसे जो बात करेंगे वो मुख्यतः बीपीएससी की तैयारी के बारे में बात करेंगे। और आपके सवाल अगर होंगे तो बाद में हम उसको भी इनसे किसी और सेशन में बात करके उसका जवाब ले पाएंगे। आज हम इनसे एक जो सवाल पूछेंगे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जिन टॉप पोजीशन के लिए इम्तिहान लेते हैं, उसके बारे में हमारे जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उनको क्या खास बात जाननी चाहिए? ये कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सभी लोग जानते हैं जी। मसलन ये कि इम्तहान के 3 मरहले होते हैं जी। पहले प्रीलिम्स है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, और बुनियादी चीज ये है कि उसमें आपकी जो नॉलेज है, जो आपका इंफॉर्मेशन है, उसकी टेस्टिंग होती है। जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तब दूसरा मरहला होता है जो रिटन टेस्ट है, जिसमें आपके नॉलेज के साथ साथ आपके एक्सप्रेशन, आपके आर्टिकुलेशन, यानी आप किस तरह से अपनी बातों को कह सकते हैं, कितना लॉजिकल तरीके से, मंतकी अंदाज में, एक तार्किक अंदाज में आप अपनी बातों को कह सकते हैं, किस तरह से आप अपनी बातों को एक निश्चित शब्द सीमा में समेट सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक समय सीमा निर्धारित रहती है और हर आदमी की राइटिंग की स्पीड तो अलग अलग होती है, तो आपको शब्द सीमा या वर्ड लिमिट उसी टाइम लिमिट के अंदर फिक्स कर लेनी होगी। और उसमें आप जो भी जवाब लिख रहे हैं उनके सारे पहलू, सारे एस्पेक्ट्स उसके अच्छे से शामिल हो जाएं, कवर हो जाएं, वो बहुत जरूरी है। इनकम्प्लीट एस्पेक्ट्स या इनकम्प्लीट आंसर जिसमें बहुत एस्पेक्ट्स न शामिल हो सकते हो, वो सही नहीं है। अब इसमें भी जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो तीसरा और आखिरी लेकिन सबसे क्रूशियल मरहला आपके सामने आता है, जो इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन के लिए होता है। तो इस इंटरव्यू को भी आप ये जहन में रखिए कि ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो ये 3 स्टेजेस हैं: नॉलेज, एक्सप्रेशन, योर पर्सनैलिटी। तो अब इस पर्सनैलिटी टेस्ट में ये जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब आप बता ही सकें। इंटरव्यू में किसी से कई तरह का सवाल पूछा जा सकता है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। तो मसला ये नहीं कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, ऑफ कोर्स हर सवाल का जवाब अगर आपके पास नहीं तब तो मुश्किल है। ऑन एवरेज अगर आपका 20-30% नहीं है आपके पास जवाब, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बता दीजिए कि हम इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप सच अपनी बात को कह देते हैं, यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर फ्रैंक, यू आर कैंडिड, बातों को छिपाना नहीं चाहते हैं, या ये कि आप ब्लफ नहीं कर रहे हैं बोर्ड को। ये याद रखिएगा कि ब्लफ करना, एक तरह से उसको ट्रिक करना, चीट करना, ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। आप जानते हैं, जवाब दे दीजिए, नहीं जानते हैं तो गलत जवाब मत दीजिए। जो समझ लीजिए कि जिस मेंबर ने आपसे सवाल पूछा है वो उसके बारे में जानता है, वहां आपका गेस वर्क और आपका ब्लफ नहीं काम करेगा। आपके कहने का मतलब है कि अगर आपको कभी कहना पड़े कि सॉरी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं है, तो उसमें भी कॉन्फिडेंटली कहना चाहिए, ना कि आपको जवाब मालूम नहीं हो और आप जो है मिसलीड करने की कोशिश करें किसी को। हाँ, एग्जैक्टली। आपको जो भी बात है बहुत साफ शब्दों में कहना होगा। तो आपने अभी कहा कॉन्फिडेंस के साथ कहना होगा। नहीं जानना कोई गुनाह नहीं है जी, कोई जुर्म नहीं है। कोई नहीं जानते, हमसे ही 10 सवाल पूछा जाएगा तो हो सकता है हम 2-4 सवालों का जवाब नहीं जान सकते, नहीं जवाब दे सकते, वो कोई मसला नहीं। आप कितने अच्छी तरह से अपना कंपोजर मेंटेन करते हैं। ऐसा तो नहीं कि सवाल का जवाब आप नहीं जानते तो आप नर्वस हो गए, उससे आगे के सवालों का जवाब देने में आपको दुश्वारी होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि आपका वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉलेज और एक्सप्रेशन का टेस्ट आपका हो चुका है, तभी आप इस मरहले तक आए। तो वो कॉन्फिडेंस रखिए जी, तैयारी अच्छी तरह से कीजिए जी। आप कुछ कह रहे थे? इसके बाद हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या बीपीएससी के इम्तिहान में जो सिविल सर्विस का इम्तिहान है,
उसमें कुछ तब्दीली आई है सिलेबस में या चयन में, कुछ तब्दीली आई है जो नए लोगों को जानना चाहिए, जो नया इम्तिहान देने वाले हैं उनको जानना चाहिए पहले के मुकाबले में? हाँ, एक तो बड़ी तब्दीली ये आई है कि रिटन एग्जामिनेशन में जहां पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए 2 पेपर होते थे, वहां अब एक ही पेपर रह गया है। मान लीजिए पहले आपने हिस्ट्री अपना सब्जेक्ट रखा था, तो आपको हिस्ट्री के 2 पेपर का जवाब देना पड़ता था। अब आपको एक पेपर का ही जवाब देना है। सॉरी। अब इसमें एक मुश्किल ये है कि पेपर को तो कंप्रेस करके एक कर दिया गया, लेकिन टॉपिक्स में कोई प्रूनिंग नहीं हुई है। जितना टॉपिक पहले आप 2 पेपर में पढ़ते थे, अब वो सब आपको एक पेपर में पढ़ने हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा लोडेड हो गया आपका सिलेबस जी। फिर ये कि अब आपको आंसर लिखने में चॉइस बहुत लिमिटेड हो गई है। पहले था कि जब 2 पेपर था तो आप हर में 5 का जवाब देते थे, किसी एक ग्रुप से 3, किसी एक ग्रुप से 2। अब ये हो गया कि आपके ग्रुप 4 हो गए, क्योंकि 2 पेपर मिल गया एक साथ। तो अब आपको कम से कम 1 जवाब हर ग्रुप से देना है, और इसके पार्ट 1 से आपको 3 जवाब देना है, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपको 3 जवाब देना है, जिसमें से 1 लाजमी होना चाहिए किसी भी ग्रुप में। और फिर पार्ट 2 में, जो दरअसल पेपर 2 है, उसमें भी आपको 3 जवाब देना होगा। तो 5 की जगह 6 जवाब आपको लिखना है। टाइम लिमिट वही है, तो टाइम मैनेजमेंट पर आपको और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ये आपको तय करना होगा, या बल्कि इंश्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि आप हर सेक्शन से, हर ग्रुप से कम से कम 1 सवाल का जवाब जरूर लिखो। कंपल्सरी है। अगर आपने वो नहीं लिखा तो वो नंबर आपका चला गया, वो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये एक तब्दीली आई है। एक दूसरी बात और हम कहेंगे कि जनरल स्टडीज का जो पेपर है, जो सबके लिए कॉमन है, उसमें भी क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदला है, ऑप्शनल में भी बदला है। और अब फैक्चुअल से ज्यादा एनालिटिकल, यानी केवल तथ्यों के बारे में सवाल नहीं है, बल्कि उनके विश्लेषण पर, एनालाइज करने पर अब ज्यादा फोकस है। मतलब रट्टा मारने वाला दौर कुछ खत्म हुआ पहले के मुकाबले में, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अब कुछ सोचना पड़ेगा। ये भी है, हाँ, और ये भी है कि बीपीएससी में अब क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, वो जो लोग पहले भी देते रहे वो खुद इस बात को महसूस करेंगे कि उसका पैटर्न अब किसी हद तक यूपीएससी के लेवल तक लाने की कोशिश की जा रही है। तो दुश्वारी और बढ़ गई है। पहले जैसे मान लीजिए कि एक सवाल का आता था कि डिस्कस द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। स्ट्रेट सवाल था, बिल्कुल फ्लैट सवाल था। अब उसमें कुछ चीजें नए तरह से आ जाती हैं कि सुलह कुल वाज द एसेंस ऑफ अकबर रिलीजियस पॉलिसी कमेंट। तो क्वेश्चन तो वही है, टॉपिक वही, लेकिन क्वेश्चन को जरा सा एक इन्वॉल्व ढंग से, पेचीदा ढंग से आपके सामने रखा गया है। अब आप अगर क्वेश्चन का थ्रस्ट, क्या उसमें कहने को आपको है, वो आप समझ के अगर जवाब दे रहे तो आपको यकीनन अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन अगर आपने वही ट्रेडिशनल आंसर लिख डाला और जो थ्रस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसको आप मिस कर गए, तो अच्छे नंबर नहीं है। ये ध्यान में रखना। और एक चीज और, माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अच्छे नंबर लाना आपके लिए लाजमी है। ये यूनिवर्सिटी का इम्तिहान नहीं कि आपने 60% लाया तो आपको फर्स्ट क्लास आ गया। यहाँ 80% ला के भी आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं, 70% ला के बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर साल कट ऑफ मार्क बदलता रहता है। सो द एम शुड बी टू मेक इट टू द टॉप। उसमें कोई परसेंटेज की लिमिट नहीं, जितना अच्छा आपको आ सकता है उसकी आपको कोशिश करनी है। जो लोग बीपीएससी का इम्तिहान देना चाहते हैं या फैसला करना चाहते हैं, तो उनको अपने फैसले में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मिसाल के लिए कोई एमबीबीएस करके या कोई इंजीनियरिंग करके भी बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको अपने इरादे में एकदम साफ होना चाहिए, उनको उनकी सोच साफ होनी चाहिए। उसके लिए कुछ आप टिप्स देंगे, कुछ बताएंगे कि हाँ, अगर उनको फैसला करना है तो वो एकदम साफ सुथरा फैसला करें, ऐसा नहीं कि तजब्जुब में रहें या किसी ऊहापोह में रहे और फिर भी सोचते हैं कि सिर्फ उनको बीपीएससी देना इसलिए देना है। ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसके लिए क्या आप सलाह देंगे? पहले तो एक बेसिक बात हम कहें, फिर कुछ और बात कहें। एक तो कि आप जिस काम को भी कीजिए, एक बीपीएससी क्या किसी भी प्रोफेशन में जाइए, तो ये जरूर सोच लीजिए कि आप इसके लिए कितने अहल हैं, आपका मिजाज इसके लिए कितना मुनासिब है, और इसके लिए आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो ये 3 चीज ध्यान में रखिए। आपका कॉम्पिटेंस क्या है, फिर से दोहरा दीजिए। तो ये 3 बातें जो हम ये कह रहे थे कि 3 बातें
कि आपका कॉम्पिटेंस कितना है, सलाहियत आपकी, क्षमता आपकी योग्यता कितनी है जी, योग्यता कितनी है। दूसरे ये कि आप उसमें कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना आपका कमिटमेंट है, कितना एफर्ट आप ले सकते हैं, परिश्रम की जहां तक बात है जी जी, दो बात, कहां तक आप उस मामले में एक निश्चित या दृढ़ इरादा रखते हैं जी। और तीसरी चीज ये कि वो काम आपके टेम्परामेंट के मुताबिक है या नहीं, आपके मिजाज के मुताबिक है या नहीं। क्योंकि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो भी गया और वो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं, तो आप पूरा करियर अपना एक सफोकेशन, एक घुटन के साथ गुजारेंगे। तो टेम्परामेंट को भी जरूर देखिए और किसी के प्रेशर पर, तो भाई हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, हमारे दोस्त चाहते हैं, जो पीयर प्रेशर लोग कहते हैं, उसमें नहीं आना चाहिए। अपना फैसला खुद कीजिए और जब फैसला कर लीजिए तो फिर क्या करना वो अभी हम बताएंगे। बस यही अगला मेरा सवाल था कि एक बार अगर पुख्ता इरादा कर लेते हैं आप, तो सर्विस और सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना चाहिए? हाँ, पहले तो हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। जनरल स्टडीज तो कॉमन है, सभी के लिए है, उसमें जो कंपटीशन का लेवल है वो बराबर है, तो उसमें आपको मेहनत करनी है, मगर ये समझते हुए मेहनत करना है कि यहाँ आपका कंपटीशन एक बराबर के लेवल पर है। ऑप्शनल में दिक्कत ये हो जाती है, दिक्कत क्या ये है, दिक्कत है कि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और सब में लोग ऑप्ट करते हैं। अब किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन हो सकता है कि कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल हो, किसी में हो सकता है कंपैरेटिवली आसान हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें मार्क्स खुद ब खुद ज्यादा आते हैं, मसलन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके मार्क्स का जो ग्राफ जाएगा वो सोशल साइंस में नहीं जाएगा, आप कितना भी अच्छा कीजिए। लैंग्वेजेस में अक्सर ग्राफ अच्छा जाता है अगर आपने अच्छा आंसर लिखा है। माफ कीजिएगा। तो सब्जेक्ट के मामले में फर्क हो जाता है और वो फर्क जो है आपके रिजल्ट को तय करता है। जीएस में आप कॉमन ग्राउंड पर, ये ध्यान रखिए। ऑप्शनल में आप अलग अलग स्केल पर है, कहीं आपको एडवांटेज हो सकता है, कहीं डिसएडवांटेज हो सकता है। अब एक जो मिथ है वो हम चाहेंगे कि डिबंक कर दे कि स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है। नहीं, कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता सिवाय इसकी कब, जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स है या स्टैट्स है तो उसमें मार्क्स का रेंज ज्यादा जाता है, मगर उसमें भी आप अगर टॉप लेवल पर है तब आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ये नहीं कि आपने स्टैट्स रख लिया या मैथ्स रख लिया तो आप क्वालिफाई कर ही जाए, ऐसा नहीं। कोई पेपर स्कोरिंग नहीं होता, आपका परफॉर्मेंस स्कोरिंग होता है। आप हिस्ट्री में बहुत अच्छा सवाल का जवाब लिखिएगा, आप सोशियोलॉजी में लिखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी में लिखिएगा तो आप क्वालिफाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स के या लैंग्वेज के लोग क्वालिफाई करते हैं। एक दिलचस्प बात हमने ये भी नोटिस की है, क्योंकि मेरा कुछ ताल्लुक रहा है जी प्रोग्राम से, कि इन दिनों कम से कम पिछले 2-3 वर्षों में एक बहुत बड़ी तादाद है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की जी, जो बीपीएससी का इम्तिहान दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल साइंस के ही लोग इसमें हैं, अपॉर्चुनिटी सबके लिए हैं। आपने जब एक बार तय कर लिया तो जनरल स्टडीज का क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए वो आपके जहन में हो, ऑप्शनल का क्या होना चाहिए ये आपके जहन में। तो ये तो आपका बेसिक है फ्रेमवर्क। अब आप तैयारी के लिए किन चीजों से मदद ले सकते हैं? तो पहली बात ये हम अक्सर क्लास में भी कहते हैं कि भाई अक्सर देखिएगा ये बड़े बड़े बैनर्स लोग लगा देते हैं, नंबर 1 इन ज्योग्राफी, नंबर 1 इन हिस्ट्री, नंबर 1। भाई कोई आदमी जो अपने मुंह से, अपने जबान से खुद कहता है कि हम नंबर 1 है, वो नंबर 1 हो ही नहीं सकता है। भाई नंबर 1 तो वो है जिसको दूसरे लोग कहें क्या भाई ये नंबर 1 है। अपनी जबान से कहना जाहिर है कि आप में नंबर 1 की सलाहियत नहीं है, आप सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। तो एक चीज तो ये ध्यान में रखिए। दूसरा ये कि किसी भी कोचिंग सेंटर में आप चले जाएं, जितने लड़के एनरोल होते हैं सबका एक रिजल्ट नहीं होता। फैक्ट 20 लड़के का बैच है, हो सकता है 4 क्वालिफाई कर जाएं, हो सकता है 5-10 थोड़े मार्जिन से छूट जाएं, हो सकता है कुछ बहुत ही खराब परफॉर्म करें। तो ये क्या है, कोचिंग में तो आपको बराबर तवज्जो दी जाती सभी को, लेक्चर वही है, फैसिलिटीज वही है। फर्क इसलिए हो जाता है कि आप उन तमाम बातों को कितना, जो बातें क्लास में डिस्कस हुई, जो बातें आपको बताई गई, उसको आप कितना एसिमिलेट कर पाते हैं और कितना एनरिच कर पाते हैं। यानी जो बातें कहेंगे उनको आपने किस हद तक समझा, किस हद तक आपके मेंटल प्रोसेस का हिस्सा बनी,
और फिर आप उसमें नया इनपुट और क्या दे सकते हैं, किताबों को पढ़कर, आजकल नेट का जमाना है, नेट को कंसल्ट करके। लेकिन ये भी हम कहेंगे कि नेट बहुत डिपेंडेबल नहीं है, गूगल पर अक्सर ऐसी इंफॉर्मेशन मिलते हैं जो गलत है। अगर नेट से आपको मदद लेनी है तो आप इंटरव्यू के स्टेज में ले सकते हैं, जब गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाकर के फैक्चुअल डेटा वगैरह ले सकते हैं, वो ऑथेंटिक है। लेकिन इस तरह का जो होता है आजकल, जो यूट्यूब पर चला है फलां सर का क्लास, फलां सर का क्लास, वो बिल्कुल ही बेमाने है। हमने सुना है ऐसे दो लेक्चर्स को, एंड आई एम सॉरी टू से कि वो कोई वर्थ उनका नहीं। बस आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि इस सब्जेक्ट के चुनाव में, जैसे मेरे जैसे आदमी को जो जिसकी कोई बहुत दिलचस्पी नहीं बीपीएससी में, कि वो क्या जो उसने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स रखे हैं उस पर ही ध्यान देना चाहिए, या फिर वो अलग से भी अपना चुन सकता है कोई आदमी? दोनों ऑप्शन हैं। आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को भी। लेकिन जो हम लोगों का तजुर्बा रहा है, हम लोगों ने देखा है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को बहुत लोग परसू नहीं करते, और उसकी वजह होती, मान लीजिए कि आपको आपके घर में किसी ने पहले तैयारी की है, या आपके दोस्तों के सर्कल में किसी ने तैयारी की है, उसका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको आसानी से मिल जाता है, तो आपको लगता है कि हम इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं। लोग करते भी हैं कि ऑनर्स लेवल में जो अपना सब्जेक्ट रखते हैं और उसको फिर एग्जाम में सिविल सर्विस में रखते हैं, उनके साथ एक दुश्वारी है जो हमने महसूस की, कि यूनिवर्सिटी टीचिंग का जो पैटर्न है और सिविल सर्विस की तैयारी का जो पैटर्न है वो बहुत फर्क हो चुका है। तो आपको जो ट्रेनिंग बीए में मिल चुकी है, लंबे इन्वॉल्व आंसर्स लिखने की, बहुत फैक्चुअल डिटेल्स में जाने की, वो आपके सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के आंसर में एक डिमेरिट बन जाती है। हर चीज का अपना तकाजा होता है, हर एग्जाम के अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आप जो मैट्रिकुलेशन में लिखते हैं वो आप बीए में नहीं लिख सकते हैं, बीए के लेवल का जो आंसर है वो एमए में नहीं जा सकता है। तो इसी तरह से सिविल सर्विस के लिए एक पैटर्न है, उसके मुताबिक आप आंसर अगर लिखते हैं, और ये होता है कि जब आदमी एक ब्लैंक स्लेट से शुरू करता है, एक सादा कागज से शुरू करता है, तो नई बातें आसानी से ले सकता है। और एक अगर लिखी हुई स्लेट है तो उसको आपको मिटा करके फिर नए सिरे से लिखना पड़ता है, तो वो कभी कभी दुश्वार हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग करते हैं जो अपना ऑप्शनल पेपर बीए में रहा वही सिविल सर्विस में भी रखते हैं, मगर तब आप में सलाहियत होनी चाहिए कि आप लिखी हुई स्लेट को मिटा करके नए सिरे से लिख सकिए। ये बहुत जरूरी है। आपने अभी स्टडी मटेरियल की बात की, मैं उसी पर आ रहा था कि किताबों का चयन कैसे करना चाहिए। बहुत सारी किताबें मार्केट में बिकती रहती हैं, जैसे आपने कहा कोचिंग के बारे में, किताबों के बारे में भी लगभग वही मामला है। तो किताबों का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? ये किताब के बारे में ये है कि कुछ किताबें हैं जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट के तौर पर हैं। जी जी। मसलन एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, जी जी, क्लास 9th 10th से +2 लेवल तक जो किताबें हैं, उनकी अपनी एक ऑथेंटिसिटी है, उनको आप बेस बना सकते हैं, जनरल स्टडीज हो या हिस्ट्री हो। इसके बाद आपको एक ऐसी किताब देखें जो ऑथेंटिक है, ऐसी नहीं कि सिर्फ पॉपुलर है, ऑथेंटिक उसका होना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो फिर आपको आगे अपने आंसर्स को बनाने में एक सिमत, एक दिशा देगा। अब ऑथेंटिक बुक क्या है, कौन सी है, ये डिस्कस करना इस फोरम पर जरा मुश्किल है। जी जी। आप अपना चॉइस कर सकते हैं, अपने प्रोफेसर से क्या इसमें मशवरा कर सकते हैं लोग कि हाँ क्या पढ़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में, उसकी किताबों के बारे में बेहतर तौर पर जानता है। अब मसलन हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें जी, तो एक सेट है 3 किताबों का, जो एनसीईआरटी से पहले छपी किताबें थी, अब वो नए सिरे से ओरिएंट ब्लैक स्वान ने छापी हैं, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। इसमें एक एंशिएंट इंडिया पर है, रामशरण शर्मा की किताब है, एक मिडिवल इंडिया पर है, सतीश चंद्र की किताब है, और एक मॉडर्न इंडिया पर है, बिपिन चंद्र की किताब है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में एक किताब जरूर है अर्जन देव की, मगर दिक्कत ये हो गई है कि अर्जन साहब ने उसको इंग्लिश में लिखा है, इन लोगों ने भी इंग्लिश में लिखा था, बाद में हिंदी ट्रांसलेशन भी आया। तो एक बार उनसे बात भी हो रही थी, हमने कहा सर इसको हिंदी में कर दीजिए, बहुतों का भला हो जाएगा।
तो बोले कि भाई देखो हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हम वक्त अभी नहीं दे पा रहे, मगर उसकी अंग्रेजी बहुत सिंपल है। जो लड़के हिंदी मीडियम में भी लिख रहे हैं तो वो उस किताब को पढ़ करके उससे अपना आंसर बना सकते हैं। एक और किताब इधर हाल में आई है, ऑथर का नाम जो है वो देख रहे हैं, सर शेखर बंद्योपाध्याय। शेखर बंद्योपाध्याय, ये है प्लासी से विभाजन तक, प्लासी से विभाजन तक, यानी पूरा जो मॉडर्न पीरियड है इंक्लूडिंग नेशनल मूवमेंट, ये इसमें है। तो ये किताब आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए काफी अच्छी और नई किताब है। तो ये एक रेंज आपको हम दे रहे हैं। अगर आप इससे और ज्यादा आगे और इन डेप्थ जाना चाहें तो फिर हिस्ट्री के बारे में हम कह रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हिंदी निदेशालय है, हिंदी डायरेक्टरेट, उसने टेक्स्ट बुक्स ऑनर्स के लेवल की पब्लिश की है, एंशिएंट में भी, मेडिवल में भी, मॉडर्न इंडिया में भी, मॉडर्न वर्ल्ड में भी। मगर उसमें एक दिक्कत ये हो सकती है कि वो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर पैटर्न है, तो उसमें सिलेक्टिव टॉपिक्स के बारे में है और एक जो रनिंग नैरेटिव होता है, मसलन आप अगर लिख रहे हैं मुगल पीरियड के बारे में तो मुगल हिस्ट्री की कंटिन्यूटी वो उसमें आपको नहीं मिलेगी। उसमें आपको मनसबदारी सिस्टम मिल जाएगा, तो आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम मिल जाएगा, लेकिन इवेंट्स ऑफ द रेन या बहुत सारे एस्पेक्ट जो वहां के सिलेबस में नहीं वो आपको नहीं मिलेगी। मगर जो कंटेंट है, जिन थीम्स पर उसमें डिस्कशन है, वो काफी अच्छा है। भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, खासतौर पर जो प्राचीन काल की है, तो अगर आप उसमें थोड़ी दिक्कत हो तो आप एक आध दो रीडिंग कर सकते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, जो हम लोग जब स्टूडेंट थे, हमारे भी बहुत साथी थे जो सिविल सर्विस में दिलचस्पी रखते थे और बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया। एक तो चलिए नामों की यहाँ पर जरूरत नहीं, बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया। तो उस जमाने में एक जुमला जो बड़ा ऑफ्ट कोटेड था, बार बार दोहराया जाता था, इट वॉज ऑलवेज बेटर टू रीड वन बुक ट्वाइस देन टू रीड टू बुक्स वंस। एक किताब को दो बार पढ़ना बेहतर है बजाय दो किताबों को एक बार पढ़ने की, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में अगर कुछ छूट जाता तो सेकंड रीडिंग में आप ले लेते हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि सिविल सर्विस के इस इम्तिहान में आप कोई रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे, आपको बहुत सारे फैक्ट्स की भरमार करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस की भरमार करने की जरूरत नहीं। आप किसी एक अच्छे स्टैंडर्ड किताब को लेकर के उसका जो कंटेंट है उसको एसिमुलेट कीजिए और उसको अपने जबान में, अपने अंदाज में लिखिए, आपका आंसर अच्छा होगा। इसमें कोई एम्बिग्युइटी की जरूरत नहीं है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि 3 C's, 3 C ऐसे हैं जो अच्छे आंसर की खूबी है। क्लैरिटी, जो बात आप लिख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट हो, वाज़ेह हो, पढ़ने वाले को कोई दिक्कत ना हो कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए। करेक्टनेस, सही हो, यानी उसकी भाषा सही हो, अब ग्रामर की गलती नहीं हो, स्पेलिंग की गलती नहीं हो। और कंसाइजनेस, कितना वो संक्षिप्त, कितना वो फोकस्ड हो सकता है, कितना आप उसको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को फोकस में लेकर, जैसे जो आपका क्वेश्चन है उसको फोकस में रखते हुए उससे रिलेटेड जो बातें हैं उनको आप कम ही शब्दों में, तो आपकी राइटिंग की स्पीड है, कोई आदमी आधे घंटे में 5 पेज लिख सकता है, कोई 6 लिख सकता है, कोई 4 ही लिख सकता है। तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम सबके लिए एक है और आपको उसी टाइम फ्रेमवर्क में अपने आंसर को फॉर्मुलेट करना होगा। अब हमारे पास कम वक्त बचा है, आपसे चलते चलते 2 छोटे छोटे सवाल पूछूंगा मैं। हाल के दिनों में अल्पसंख्यक जो छात्र हैं उनका रुझान काफी बढ़ा है बीपीएससी के एग्जाम देने में, और कामयाबी भी कुछ हद तक मिली है उनको। तो इस सिलसिले में मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि उनको सलाह क्या देंगे, और उनके लिए क्या उर्दू कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसको चुनना चाहिए, या अभी दिक्कत है उसमें? उर्दू तो है, सिलेबस का हिस्सा है। उर्दू रख के भी लोग इम्तिहान दे रहे हैं, लेकिन जो एक बात है और हम बहुत अफसोस से कह रहे हैं, शायद किसी को नागवार हो तो हम पहली माफी चाहते हैं, उर्दू का मेयार अब इतना गिर चुका है यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई हो रही है कि उर्दू में अच्छे आंसर्स लिखने के लिए बहुत कम ही लोग कॉम्पिटेंट हैं। अब फिर हम कोई बहुत फंसी नहीं हो रहे, लेकिन आप देखिए कि बातचीत में तलफ्फुज दुरुस्त नहीं है, ठीक है, लिखने में वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब आपका ग्रामर सही नहीं है, आपका सिंटेक्स सही नहीं है, और ये चीजें तो जबान के मामले में, लिटरेचर के मामले में सबसे अहम है।
जिस तरह सोशल साइंस में हम लोग फैक्ट्स को देखते हैं, उस तरह जबान में हम लोग ये देखते हैं कि भाई जबान में क्या खूबियां हैं, अंदाज बयान आपका कैसा है। तो वो मसला है, लेकिन जिन लोगों में ये सलाहियत है वो जरूर रखें माइनॉरिटीज अच्छा, में। जो हज भवन पे आके तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या बताएंगे, उनको कुछ टिप्स दीजिए, क्योंकि सीट तो कम है वहां पे, तो वो कैसी तैयारी करें कि उस जो जो बेहतर तैयारी कर सकते हैं और वहां पे उनका ये सिलेक्शन हो ताकि उनको तैयारी में आगे मदद मिले। देखिए, सीट्स का जहां तक सवाल है, हम आपको बताएं, क्योंकि थोड़ा ताल्लुक मेरा उससे रहा है, तो ओवर द इयर्स सीट्स की तादाद काफी बढ़ी है। पहले के मुकाबले में अब बहुत ज्यादा लोगों को ये सहूलत, ये फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी पाबंदियां या अपनी हदें होती हैं, लिमिटेशंस होते हैं, तो हर एप्लीकेंट को तो नहीं लिया जा सकता है। हम ये कहेंगे कि आप हज भवन में दाखिले के लिए उसी अंदाज से तैयारी करें कि जैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ भी कंपटीशन है। जी जी, आप अच्छे नंबरों से अगर आ जाते हैं, कंपीट कर जाते, तो आपको दाखिला मिलेगा। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, तब जो भी वहां सहूलत है, वो लेक्चर हो, वो लाइब्रेरी हो, वो स्टडी मटेरियल हो, ग्रुप डिस्कशन हो, उन सब का पूरा फायदा उठाइए। ऐसा नहीं हो कि आप उसमें दिलचस्पी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मौका आपको मिला है, इतनी सहूलतें आपको मिली है, और अगर आप उसको अवेल नहीं करते तो फिर ये आपकी अपनी, क्या कहेंगे, और जो छूट जाते हैं उनको क्या देंगे मशवरा? मतलब ठीक है, कोई दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अगर वो नहीं हज जी, तो उनको, उनके लिए क्या कहेंगे, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए अपनी? तो हम दोनों बात कहेंगे, सिर्फ हज भवन का ही मामला नहीं, फाइनल बीपीएससी में भी जी छूट गए तो छूट गए, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, हम लोग के जमाने में था कि या तो आप टीचिंग में जाइए या आप सिविल सर्विसेज में जाइए, और ऑप्शन कहाँ थे ज्यादा। अब तो इतने ऑप्शन हैं कि आपके लिए लाजमी नहीं कि आप इसी में आइए। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम यहाँ नहीं कहना चाहेंगे, जिसकी वजह से लोगों का एक अट्रैक्शन सिविल सर्विस में है, तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जो लोग छूट गए, नए सिरे से तैयारी करें। इसमें तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको कई बरसों तक और कई चांसेस में अपीयर करने की गुंजाइश है। तो एक बार आप नहीं कामयाब हो सके, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, शॉर्टकमिंग्स को अपने समझिए और नए सिरे से फिर तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह कामयाब आप होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बिहार लोक संवाद .net, आजकल हम लोग इस पे कोशिश करते रहे हैं बिहार लोक संवाद .net की तरफ से कि जो छात्र हैं उनको भी कुछ जानकारी दी जाए कि कैसे तैयारी करें, कहाँ, अगर उनके लिए विकल्प क्या क्या हैं। इन सब बातों की जानकारी हम प्रोफेसर साहब से हो सकता है कि आगे भी लें। जैसा हमारे जो दर्शक हैं, अगर वो अपने कमेंट बॉक्स में हमारी बात लाएंगे तो हम जरूर उनसे आगे भी बात करेंगे। उम्मीद है इस छोटे से प्रोग्राम में हम सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते थे और इस प्रोग्राम को बहुत लंबा में नहीं कर सकते थे, लेकिन उम्मीद है कि एक बुनियादी जानकारी, एक जो तैयारी से पहले और तैयारी के दौरान आदमी को करनी चाहिए, उसकी जानकारी जरूर इस वीडियो से मिलेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप बिहार लोक संवाद .net के कार्यक्रम को देखते रहें, इसको लाइक करें, इसको अगर पसंद आए आपको ये प्रोग्राम तो शेयर भी करें। एक बार फिर शुक्रिया आपका।